दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी छात्रों का बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में। आप लोगों के डिमांड पे शुरू हुए इस सीरीज का ये तीसरा वीडियो है। अगर हम बात करें इस सीरीज की तो इस सीरीज में बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होता है। मुख्य रूप से ये बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं पर केंद्रित है। ये करंट अफेयर्स का टेस्ट है। आपने पिछले एक वर्ष में करंट अफेयर्स की तैयारी किस प्रकार की है वो यहाँ पर आप खुद से इसका आकलन कर पाएंगे। आप ये जान पाएंगे कि आपने क्या क्या चीजें सीखी है और आपको क्या क्या चीजें याद है। तो करंट अफेयर्स की इस श्रृंखला को पूरा आप लोग देखिएगा। हालांकि हमने कई बार आपको बताया है, इसका जो प्रीवियस 2 पार्ट चैनल पर अपलोड हुआ है, हमेशा की तरह इसमें भी जो प्रश्न का प्रारूप होगा वो बीपीएससी एग्जाम के तरह ही होगा। जिस प्रकार से बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में 40 प्रश्न करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। हालांकि बात करें प्रारंभिक परीक्षा के तो 150 प्रश्न एग्जाम में होते हैं वस्तुनिष्ठ, लेकिन 150 प्रश्नों में से करंट अफेयर्स का जो सेक्शन होता है यहाँ से तकरीबन 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। और इस 40 प्रश्न के आधार पर ही हमने इस टेस्ट में आपको बिल्कुल एग्जाम वाली फीलिंग देने के लिए 40 प्रश्नों को शामिल किया है। और यहाँ पे अगर हम बात करें इस टेस्ट सीरीज के कटअप की तो 40 प्रश्नों में से आपको 33 प्रश्नों को सही हल करना है। अगर आप 33 या फिर उससे अधिक प्रश्नों को सही हल करते हैं तो आपकी तैयारी को उत्कृष्ट माना जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर 33 से कम आप सॉल्व करते हैं यहाँ पर तो अपनी तैयारी को बेहतर करने की दिशा में आपको काम करना चाहिए। और जो हमारा डेली करंट अफेयर्स का क्लास बीपीएससी मेकर पर चल रहा, आपको उसे फॉलो करना चाहिए ताकि आप वहां से बेहतर चीजें सीख पाएं। तो पूरे वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिए। 40 प्रश्न है यहाँ पर और सभी प्रश्नों को जब आप सॉल्व करेंगे तो सभी को आप काउंट करेंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि आपने कितने प्रश्नों को सही से हल किया है। चलिए अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक जानकारी दे दूं कि बीपीएससी मेकर ऐप पर ये सभी जो आप यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं सभी का वहां पर निःशुल्क ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है। आप चाहे तो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो वहीं पर करंट अफेयर्स का जो टेस्ट 1 हुआ था उसके जो टॉपर की सूची है आप यहाँ पर देख सकते हैं। हालांकि दूसरे टेस्ट के टॉपर की बात करें तो वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। टॉप 10 की सूची हमने यहाँ पर शामिल किया है। अगर आप में से किसी का नाम यहाँ पर शामिल है, आप यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिए। अगर इस टॉप 10 की सूची में आपका नाम शामिल है तो आप अपने ईमेल आईडी को चेक कीजिए। वहां पर आपको एक मैसेज मिला होगा। मैसेज में आपको एक प्रोमो कोड दिख रहा होगा, जिस प्रोमो कोड का इस्तेमाल करके आप बीपीएससी मेकर ऐप पर जो कोर्स संचालित है 69th बीपीएससी एग्जाम के लिए, तो वहां पर आप उस कोर्स में 80% तक का डिस्काउंट के साथ उस कोर्स को आप ज्वाइन कर पाएंगे। उसी कोर्स में आपका टेस्ट सीरीज आदि इंक्लूडेड है। वहां से आप भरपूर फायदा उसका उठा सकते हैं। हालांकि हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल और नोट्स है जो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सभी चीजें आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर इसी कोर्स में उपलब्ध कराई गई है, जिसमें आपका बिहार जी के करंट अफेयर्स का पूरा पैकेज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आदि ये सभी आपको इसी कोर्स में मिल जाएगा। तो जितने भी छात्र घर बैठे बीपीएससी एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ये तमाम मटेरियल आपको यहाँ पर मिलने वाली है। इसी कोर्स में आपका टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है। हालांकि आपको यहाँ पर एक बार जानकारी ये भी दे दूं कि इस कोर्स में एक ऑफर है। ऑफर का लाभ लेने के लिए जब आप कोर्स को परचेज कर रहे होंगे तो आपको कूपन कोड अप्लाई करना है BM100 का, जिसके बाद यहाँ पर आपको कोर्स में भारी डिस्काउंट मिलेगा। चलिए अब यहाँ पर हम इन सब बातों को छोड़ते हुए चलते हैं आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। तो हमारा यहाँ पर पहला प्रश्न है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इन इंडियन इकोनॉमी की फरवरी 2023 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार की बेरोजगारी दर कितनी है। प्रत्येक प्रश्न में आपको 5 सेकंड का टाइम मिलेगा। इस बीच आप प्रश्न को हल करेंगे और अपना जो आंसर होगा उसे काउंट करेंगे और वीडियो के अंत में आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलिए बताइए पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 12.3%। आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है, ये रिपोर्ट जारी की गई थी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इन इंडियन इकोनॉमी और ये रिपोर्ट थी फरवरी 2023 से संबंधित और इसके आधार पर बिहार की बेरोजगारी दर थी 12.3%। लेकिन यहाँ पर यह सवाल उठता है कि बिहार की अतिरिक्त भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बेरोजगारी दर है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हरियाणा में सबसे अधिक बेरोजगारी दर है। हरियाणा की बात करें तो इस रिपोर्ट के आधार पर 29.4% बेरोजगारी दर है। जबकि सबसे कम बेरोजगारी दर की बात किया जाए तो ये छत्तीसगढ़ में है, जहां पर बेरोजगारी दर सबसे कम है पूरे भारत में 0.8%। ये सारी जानकारी आपको डेली करंट अफेयर्स वाला जो सीरीज चल रहा है बीपीएससी मेकर के यूट्यूब चैनल पर, वहां पर हमने आपको विस्तार पूर्वक जानकारी दिया है। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। ये दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में जारी बिहार बजट 2023-24 में किस विभाग के लिए सर्वाधिक राशि आवंटित की गई है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है दूसरे का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शिक्षा विभाग के लिए सर्वाधिक राशि जारी किया गया। हालांकि यहाँ पर अगर हम आंकड़े की बात करें तो अभी हाल ही में बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट पेश किया है और इस बजट की बात करें तो ये बजट था 2,61,800
85 करोड़ रुपए का। लेकिन इस बजट में से जो शिक्षा विभाग के लिए राशि जारी की गई ये अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षा विभाग के लिए ही सर्वाधिक राशि जारी किया गया और यह राशि है 40,450.91 करोड़ रुपए। ये जो राशि है ये शिक्षा विभाग के लिए जारी किया गया है, ये यहाँ से आपको ध्यान रखना। हालांकि बजट के हम मूल अगर निचोड़ की बात करें, ये बजट किस पे केंद्रित था, तो इस बजट 2023-24 के वित्तीय वर्ष की बात करें तो नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य और महिलाओं पर इसमें मुख्य रूप से जोर दिया गया। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना। हालांकि बजट की बात हुई तो बजट से संबंधित एक वीडियो हमने चैनल पर अपलोड किया था, जहां पर बिहार बजट 2023-24 से संबंधित जो भी आंकड़े एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है सभी की जानकारी हमने आपको दिया था। बीपीएससी मेकर ऐप पर जो टॉपिक स्टडी वाला कोर्स है बिल्कुल निःशुल्क है, वहां पर आप जाकर के इसको देख सकते हैं। साथ ही साथ इसका पीडीएफ फाइल भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में आईटीबीपी बर्लिन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में किस देश ने गोल्डन एंड सिल्वर अवार्ड जीता है? बतलाइए इसका राइट आंसर क्या है। तो देखिए, इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अपना भारत। आईटीबी बर्लिन में जो अभी हाल ही में आयोजित हुआ अंतर्राष्ट्रीय गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023, तो इसमें यानी कि इस प्रतियोगिता में गोल्डन और सिल्वर अवार्ड जो मिला है ये भारत को दिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए, उसके बाद हमारा यहाँ पर अगला होगा चौथा प्रश्न। ये प्रश्न है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार लगातार 5वें वर्ष किस देश का पासपोर्ट दुनिया के सभी पासपोर्टों में सबसे शक्तिशाली है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार लगातार 5वें वर्ष अगर हम बात करें किस देश का पासपोर्ट दुनिया में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है, तो इस रिपोर्ट के आधार पर जापान का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली है। जापान के पासपोर्ट की बात करें तो जापान के पासपोर्ट के साथ पूरे विश्व के 193 देशों में वीजा फ्री एंट्री मिल सकती है। ये यहाँ से आपको ध्यान रख लेना है। चलिए, अब यहाँ पर हमारा अगला होगा पांचवा प्रश्न। ये पांचवा प्रश्न है कि पर्यटन विभाग तथा कला और संस्कृति विभाग बिहार सरकार की ओर से 15 और 16 अप्रैल 2023 को बिहार के किस जिले में थावे फेस्टिवल या फिर थावे महोत्सव आयोजित किया गया? इंपॉर्टेंट है बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से, बताएं इसका राइट आंसर क्या है। तो अभी हाल में 2 दिवसीय थावे महोत्सव का आयोजन किया गया बिहार के गोपालगंज में। आपको हमने डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत ये सारी जानकारी विस्तार पूर्वक दिया था। एक बात यहाँ पर यह आती है कि बहुत सारे छात्र पूछते हैं कि सर इस सीरीज का पीडीएफ फाइल हमें कहाँ पर मिलेगा? तो बीपीएससी मेकर ऐप पर जो भी कोर्स क्रिएट है वहां पर जो करंट अफेयर्स टेस्ट वाला सेक्शन है आप वहां पर विजिट करके इसका पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर पाएंगे, जहां पर सारे प्रश्नों का आपको विस्तृत विश्लेषण मिल जाएगा। हालांकि जितने भी छात्र 69वीं बीपीएससी वाले कोर्स में रजिस्टर हैं एप्लीकेशन पे, ये जो सीरीज आप देख रहे हैं ये सभी आपकी एग्जाम को ध्यान रखते हुए तैयार किया गया। ये सभी एक्सपेक्टेड प्रश्न है, ध्यान रखना है आपको, सारे प्रश्नों को बारीकी से पढ़ना है और सारे एक्सप्लेनेशन को ध्यानपूर्वक पढ़ के याद करना है, ताकि आप एग्जाम में बेहतर स्कोर कर पाएं। क्योंकि हमने जिस प्रकार से आपको करंट अफेयर्स दिया है पिछले 2020 से, ये सारे प्रश्न हो एग्जाम में मैच किए हैं। तो इसी दिशा में हमारा ये प्रयास 69वीं बीपीएससी को लेकर के है। तो आप लोग इस श्रृंखला को निश्चित तौर पर 100% देंगे, ये मान के चलेंगे कि सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, तभी जाकर आप एग्जाम में बेहतर स्कोर कर पाएंगे। ये हमारा आपसे वादा है। जब एग्जाम कंप्लीट होगा 69वीं बीपीएससी, इसी सीरीज के प्रश्न को हम स्क्रीनशॉट के साथ आपको बतलाएंगे कि कहां से कौन सा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। हालांकि हमने पहले भी कई दफा ये किया है, आप यहां पर ऊपर आई बटन पे क्लिक करके ये प्रूफ देख सकते हैं। अब यहां पर देखिए हम आ चुके हैं अगले छठे प्रश्न पे। तो ये छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में पिचकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 अपने नाम किया है? बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सर डेविड चिपरफील्ड। आपको ध्यान रखना वर्ष 2023 के लिए पिचकर आर्किटेक्चर अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया, जो कि एक अंग्रेज वास्तुकार हैं, यानी कि इंग्लैंड के रहने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा सातवां प्रश्न है कि मार्च 2023 में जारी सिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार सबसे ज्यादा महिला अरबपतियों की सूची में भारत कौन से स्थान पर है?
इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा, भारत की बात किया जा रहा है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारत 5वें स्थान पर है। दरअसल यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं, 9 महिला अरबपति के साथ भारत इस सूची में 5वें स्थान पर है। यानी कि भारत में इस रिपोर्ट के आधार पर 9 महिला अरबपति है। जबकि इस सूची की बात करें पहले स्थान पर कौन है, ये आपको ध्यान रखना, पहले स्थान पर अमेरिका है 92 महिला अरबपतियों के साथ। जबकि दूसरे स्थान की बात करें तो दूसरे स्थान पर 46 महिला अरबपति के साथ चीन है। जबकि तीसरे स्थान की बात करें तो जर्मनी है 32 महिला अरबपति के साथ, यानी कि 32 महिला बिलियनियर्स के साथ। इस सूची में भारत का जो स्थान है 9 महिला अरबपति के साथ 5वां स्थान है। नेक्स्ट हमारा 8वां प्रश्न है कि अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल अमृता अस्पताल का उद्घाटन कहां किया है? बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा, एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल अमृता अस्पताल का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2022 में फरीदाबाद हरियाणा में किया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 9वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का खिताब अपने नाम किया है? बताएं इसका राइट आंसर क्या है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मीराबाई चानू, जो कि बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का खिताब अपने नाम किया है। और आपको यहां पर यह जानकारी दे दूं, 2021 का भी इन्होंने ही अपने नाम किया था। और बात करें मीराबाई चानू की तो ये मणिपुर की ही रहने वाली है। अब यहां पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, हमारा अगला हो जाएगा 10वां प्रश्न। ये प्रश्न की निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है? बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले यहां पर यह ध्यान रखिए, इसका जो राइट आंसर ये है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कर्नाटक ने अभी हाल ही में 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी को अपने नाम किया है। चूंकि बात हुई है संतोष ट्रॉफी की, तो एक पॉइंट यहां पर यह ध्यान रखें, इस वर्ष इसका 76वां संस्करण आयोजित हुआ है संतोष ट्रॉफी का। अब यहां पर एक प्रश्न यह भी बनता है कि संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। संतोष ट्रॉफी संबंधित है फुटबॉल से, आपको ध्यान रखना संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 11वां प्रश्न। ये प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन नागालैंड विधानसभा के लिए निर्वाचित होने वाली पहली महिला विधायक बनी है? बताएं इसका राइट आंसर क्या है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हेखानी जखालू, जो कि नागालैंड विधानसभा के लिए निर्वाचित होने वाली पहली महिला विधायक बनी है। चलिए अब यहां पर हमारा अगला होगा 12वां प्रश्न। यह प्रश्न की स्वदेश निर्मित पिनाका MK1 मिसाइल का सफल परीक्षण पिछले वर्ष 2022 में कहां किया गया था? बताएं इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका जो परीक्षण था, यानी कि जो सफल परीक्षण था, यह पोखरण से किया गया था। यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। अब यहां पर यह सवाल उठता है कि पोखरण कहां है? तो पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जो है ये राजस्थान के जैसलमेर जिले में है। यहीं से इसका पिछले वर्ष 2022 में सफल परीक्षण किया गया था। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 13वां प्रश्न। ये प्रश्न की इस वर्ष, यहाँ पर देखिए इस वर्ष जो 2023 में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया उससे संबंधित प्रश्न है। इस वर्ष 2023 में मनाए गए प्रवासी भारतीय दिवस के 17वें संस्करण की थीम क्या है? बताएं इसका राइट आंसर क्या है। तो 17वें प्रवासी दिवस की थीम की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। ये इसका 2023 का निर्धारित थीम था। नेक्स्ट हमारा यहां पर हो जाएगा 14वां नंबर प्रश्न। ये प्रश्न की भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और राज्यसभा की सदस्य रंजन गोगोई ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा की एक डायरी का विमोचन किया है। इस डायरी का नाम क्या है? इसकी जानकारी आपको दिया गया है। और इस डायरी के नाम की बात करें तो चीफ मिनिस्टर डायरी नंबर 1 इस डायरी का नाम है। और इस डायरी के लेखक की बात करें तो खुद असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा ने ही इस डायरी को लिखा है। नेक्स्ट हमारा 15वां प्रश्न है कि व्यापक प्रवासन और गतिशीलता भागीदारी समझौता पर भारत ने किस देश के साथ एक एग्रीमेंट पर साइन किया है? यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर भारत ने अभी हाल ही में किस देश के साथ एक समझौता किया है? बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा, इसको लेकर के भारत ने अभी हाल ही में ऑस्ट्रिया के साथ अभी एक समझौता किया है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट हमारा 16वां प्रश्न है कि हाल ही में किस फिल्म के नाटू नाटू गाने को गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 का खिताब मिला है या फिर गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 का खिताब से सम्मानित किया गया है। तो अभी आपको ध्यान रखना है गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 जो आयोजित हुआ था ये अमेरिका में आयोजित हुआ और इस वर्ष 2023 में ये इसका 80वां संस्करण आयोजित हुआ था। और यहाँ पर अगर हम बात करें भारत की फिल्म RRR, आपको ध्यान रखें इस फिल्म का ये गाना है नाटू नाटू जो कि पूरी दुनिया में प्रसिद्धि प्राप्त की है इस गाने ने, और इस गाने को अभी हाल ही में गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 का खिताब मिला है। तो ये गाना जो संबंधित है ये RRR जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं RRR ये फिल्म का नाम है और इसी फिल्म का ये गाना है नाटू नाटू। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला 17वां प्रश्न है कि हाल ही में 11 दिसंबर 2022 को ऑल गर्ल डिजर्व बेटर द वर्ल्ड डिजर्व्स बेटर थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा 11 दिसंबर 2022 को इस थीम के साथ यूनिसेफ दिवस मनाया गया। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है इस प्रकार से भी प्रश्न को घुमा के कि जो यूनिसेफ दिवस मनाया गया 11 दिसंबर 2022 को इसका थीम क्या था। तो ऑल गर्ल्स डिजर्व बेटर द वर्ल्ड डिजर्व बेटर ये इसका 2022 का निर्धारित थीम था जो कि 11 दिसंबर 2022 को मनाया गया। नेक्स्ट 18वां प्रश्न की निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में अंडर द साल थिएटर फेस्टिवल का 13वां संस्करण आयोजित हुआ है। इस फेस्टिवल का नाम था अंडर द साल। तो इसका 13वां संस्करण अभी हाल ही में किस राज्य में आयोजित हुआ है, बताएं इसका राइट आंसर क्या है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि असम में ये अभी हाल ही में आयोजित हुआ और ये इसका 13वां संस्करण था। बात करें हम इसके आयोजन तिथि की तो ये 15 से लेकर के 18 दिसंबर 2022 तक ये आयोजित हुआ है, ये आप यहां से नोट करेंगे। नेक्स्ट हमारा 19वां प्रश्न हो जाएगा कि हाल ही में अपना जलवायु परिवर्तन मिशन पर शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य निम्न में से कौन बना है। देखिए यहाँ पर प्रश्न मैं एक बार पुनः रिपीट कर देता हूँ कि हाल ही में अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य निम्न में से कौन बना है, बताएं इसका राइट आंसर क्या है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा तमिलनाडु अभी हाल ही में अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है, ये यहां से आपको ध्यान रख लेना है। हालांकि पूरे भारत में तमिलनाडु ही एक ऐसा राज्य है जो कि जलवायु कार्रवाई के मामले में राज्यों की श्रेणी में सबसे आगे है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर हो जाएगा 20वां प्रश्न। ये प्रश्न की निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट छापा है, इंपॉर्टेंट है, बताएं इसका राइट आंसर क्या है। तो महिलाओं के हस्ताक्षर वाला बैंक नोट अभी हाल ही में अमेरिका ने छापा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा 21वां प्रश्न है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू हाल ही में किस राज्य के 15वें मुख्यमंत्री बने हैं, बताएं इसका राइट आंसर क्या है। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री हैं जो कि वे एक दिग्गज कांग्रेसी नेता है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। चलते हम यहाँ पर अगले प्रश्न पे, हमारा अगला होगा 22वां प्रश्न। ये 22वां प्रश्न है कि अक्टूबर 2022 में बिहार का कौन सा जिला पहला 100% यानी कि 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बन गया, इंपॉर्टेंट है, बताएं इसका राइट आंसर क्या है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जहानाबाद। पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत में जिलों में एक अभियान चलाया गया था भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय वित्त मंत्रालय के द्वारा। तो इसके परिणाम स्वरूप बिहार का जहानाबाद जिला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बना। तो यहाँ पर हमारा अगला है 23वां प्रश्न की हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, बताएं इसका राइट आंसर क्या है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। जब भी इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में बने तो सारे विकल्पों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हमारा पहला विकल्प है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भारत है, यानी कि इस रिपोर्ट के आधार पर जो संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या रिपोर्ट आई है तो भारत सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बनकर उभरा है, तो ये कथन हमारा सत्य है। दूसरा कथन है कि भारत की आबादी बढ़कर 142.86 करोड़ हो गई है, तो ये भी कथन सत्य है। जबकि बात करें तीसरे विकल्प की तो तीसरा विकल्प है आबादी में चीन अब तीसरे स्थान पर है। एक्चुअली में ये कथन हमारा असत्य है क्योंकि चीन तीसरे नहीं बल्कि दूसरे स्थान पर है। जबकि हमारा यहाँ पर अगला जो विकल्प है ऑप्शन नंबर डी,
यहाँ पे लिखा गया कि सबसे अधिक आबादी वाला देश पाकिस्तान है, तो ये भी कथन असत्य है, क्योंकि इस रिपोर्ट के आधार पर सर्वाधिक आबादी वाला देश है भारत और दूसरे स्थान पर है चीन। और दोनों में अगर हम अंतर की बात करें तो दोनों में महज 29 लाख का ही अंतर है, यानी कि जो भारत की आबादी है ये चीन से महज 29 लाख अधिक है इस रिपोर्ट के आधार पर। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा हो जाएगा 24वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक अपने नाम किया है? तो कुल मिला के भारत ने यहाँ पर जो कजाकिस्तान के अस्ताना में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप आयोजित हुआ 2023 का, तो भारत ने 14 पदक अपने नाम किया है। इन 14 पदकों की बात करें, इन 14 पदक के साथ अगर हम सबसे पहले यहाँ पर ये बात कर रहे थे इन 14 पदक में से कितने गोल्ड, कितने रजत और कितने कांस्य थे। तो गोल्ड की बात करें तो कुल मिला के 1 गोल्ड था, जबकि हम बात करें सिल्वर यानी कि रजत पदक की तो 3 रजत, जबकि वहीं पे बात करें ब्रॉन्ज की तो कुल मिला के 10। तो इस प्रकार से 14 पदक भारत ने अपने नाम किया। और 14 पदकों के साथ पदक तालिका की बात करें तो पदक तालिका में भारत 7वें स्थान पर रहा। भारत का जो रैंक मिला ये 7वां रैंक मिला, ये ध्यान रखिएगा। जबकि बात करें महिलाओं की दृष्टिकोण से इस एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की, तो महिलाओं ने इस रैंकिंग में तीसरा स्थान हासिल किया 7 पदकों के साथ। हालांकि इसकी जानकारी हमने आपको विस्तार पूर्वक दिया था। तो कुल मिलाकर यहाँ पर यह ध्यान रखें, ओवरऑल भारतीय टीम जो था एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में 14 पदक के साथ यहाँ पर 7वें स्थान पर रहा। तो ये 25वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य, यहाँ पर राज्य शब्द छूट गया, आप लोग ऐड कर लेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अज्ञात शवों को पहचानने के लिए डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला पहला भारतीय राज्य बना है? बताएं इसका राइट आंसर क्या है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हिमाचल प्रदेश। अभी हाल ही में यह घोषणा हुई है और डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला जो कि शवों को पहचानने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई है और पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट हमारा 26वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय महिला क्रिकेटर विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है? इंपॉर्टेंट है, बताएं इसका राइट आंसर क्या है। तो 26वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हरमनप्रीत कौर, जो कि हरमनप्रीत कौर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है। हालांकि यहाँ पर भारतीय के दृष्टिकोण से बात करें तो सूर्य कुमार यादव को विजडन क्रिकेट जो मतलब ये अवार्ड दिया जाता है, इस अवार्ड की तरफ से T20 फॉर्मेट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। ये यहाँ से आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट हमारा जो अगला होगा 27वां प्रश्न, ये प्रश्न है कि 11 अक्टूबर 2022 को 15वें प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर श्री महाकाल लोक का उद्घाटन किया था? इंपॉर्टेंट है, बताएं इसका राइट आंसर क्या है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा, इसका जो उद्घाटन था ये उज्जैन में किया गया। दरअसल यहाँ पर एक शब्द आया है श्री महाकाल लोक, तो इसको लेकर के हमने आपको विस्तार पूर्वक जानकारी दिया था कि केंद्र सरकार की जो श्री महाकालेश्वर मंदिर कॉरिडोर विकास परियोजना है, इसके तहत महाकालेश्वर धाम यानी कि उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर परिषद का इसके तहत विकास किया जा रहा है और इसी को ही श्री महाकाल लोक कहकर संबोधित किया गया है। इसका उद्घाटन अभी हुआ है 11 अक्टूबर 2022 को भारत के 15वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट 28वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने कुआलालंपुर में आयोजित IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीता है, जो कि मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर, यहीं पर यह आयोजित हुआ था। और प्रश्न बना है कि इस प्रतियोगिता में यानी कि IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक निम्नलिखित में से किसने अपने नाम किया? बताएं राइट आंसर क्या है। तो यह प्रतियोगिता आयोजित हुई थी 8 अक्टूबर 2022 को। इसमें भारत के पंकज आडवाणी ने स्वर्ण पदक अर्थात गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। और पंकज आडवाणी की बात करें तो पंकज आडवाणी को कई सारे पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, जैसे कि 2004 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला था, 2006 में मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न, 2009 में पद्मश्री और 2018 में पद्म भूषण से उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। और यहाँ पे अगर हम पंकज आडवाणी की बात करें विश्व चैंपियनशिप के दृष्टिकोण से, तो ये जो यहाँ पर उन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है, ये इनके करियर का 25वां स्वर्ण पदक है। अगर हम बात करें यहाँ पर चैंपियनशिप के दृष्टिकोण से, विश्व चैंपियनशिप के दृष्टिकोण से देखें तो ये इनके पूरे जीवन का ये 25वां स्वर्ण पदक है। नेक्स्ट हमारा 29वां प्रश्न है कि अक्टूबर 2022 में नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021-22 में बिहारियों के सालाना आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? बताएं इसका राइट आंसर क्या है।
तो इस रिपोर्ट के आधार पर अगर हम बात करें वर्ष 2021-22 में बिहारियों के सालाना आय में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 9.4% की वृद्धि हुई है। और ये वृद्धि के फलस्वरूप बिहार में अगर प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो ये बढ़कर हो गया 30,779 रुपये प्रति व्यक्ति। ये आपको यहाँ पर ध्यान रख लेना है। तो ये 30वां प्रश्न है कि 11 अक्टूबर 2022 को अब हमारा समय है, हमारे अधिकार, हमारा भविष्य थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया। इंपॉर्टेंट है, बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस बनाया गया 11 अक्टूबर 2022 को। और इसका जो थीम था आवर टाइम इज नाउ, आवर राइट्स आवर फ्यूचर, यानी कि अब हमारा समय है, हमारा अधिकार, हमारा भविष्य। ये इसका 2022 का निर्धारित थीम था अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का। नेक्स्ट एक 30वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा हाल ही में गरीबी और साझा समृद्धि यानी कि पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी 2022 रिपोर्ट जारी किया गया। तो ये रिपोर्ट अभी हाल ही में विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया और इस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि भारत में गरीबी का स्तर पिछले कई वर्षों की तुलना में कम हुआ है। ये यहां से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा 32वां प्रश्न हो जाएगा कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ है। बताएं कि उन्होंने किस वर्ष समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। तो मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी 4 अक्टूबर 1992 को। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और वे 1967 में, ये ध्यान रखिएगा, 1967 में जसवंत नगर से पहली बार विधायक चुने गए थे और 1989 में वे पहली बार मुख्यमंत्री बने थे उत्तर प्रदेश के। ये नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा 33वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। बताएं इसका राइट आंसर क्या है। तो नोबेल पुरस्कार 2022 के तहत अगर हम बात करें अर्थशास्त्र की, तो अर्थशास्त्र के लिए जो नोबेल पुरस्कार मिला है संयुक्त रूप से 3 व्यक्तियों को प्रदान किया गया। आपको ध्यान रखना, बेन एस बर्नानके, डगलस डब्ल्यू डायमंड, फिलिप एच डायबविक, ये तीनों को संयुक्त रूप से अर्थशास्त्र के लिए 2022 का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हालांकि नोबेल पुरस्कार के बारे में कंप्लीट जानकारी हमने डेली करंट अफेयर्स वाले सीरीज के अंतर्गत दिया था। अगर रेगुलर वीडियो को आपने फॉलो किया है तो सारी जानकारी आपको याद होगा। और यहाँ पे हमारा अगला होगा 34वां प्रश्न। एक बात यहाँ पर यह भी आती है, अगर आपने डेली करंट अफेयर्स को रेगुलर फॉलो किया है तो ये टेस्ट को देने में आपको बहुत आनंद आ रहा होगा, बहुत अच्छा लग रहा होगा और आपको ये कॉन्फिडेंस मिल रहा होगा कि आप यहाँ से बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं। क्योंकि एग्जाम में जो प्रश्न बनेंगे यहीं से बनेंगे, पूरे 1 प्रश्नों का जो निचोड़ है वो इस सीरीज में आपको देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए बेहतर है और इस सीरीज के सारे वीडियो को जरूर आपको फॉलो करना है। और रही बात यहाँ पर बिहार में जो सुपर टेट यानी कि जो शिक्षक भर्ती के लिए अब जो बहाली होगी बीपीएससी के माध्यम से होगी और बीपीएससी इसका एग्जाम लेगा, तो वहां पर भी ये सीरीज आपको काफी कारगर सिद्ध होगा। क्योंकि ये बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं पर केंद्रित है, तो मुख्य रूप से आपको सारे प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये आपको मदद करने वाला है, जो खास करके वैसी परीक्षाएं जो बिहार में आयोजित होना है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है जो हमारा यहाँ पर 34वां प्रश्न है कि सितंबर 2022 में बिहार के किस जिले के पद्मश्री पुरस्कार विजेता कलाकार रामचंद्र मांझी का निधन हुआ है। बताएं इसका राइट आंसर क्या है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रामचंद्र मांझी जो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित है, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ, वे सारण के रहने वाले थे। और आपको ये ध्यान रखना है कि पद्मश्री पुरस्कार की बात जब भी होगी आपको ये ध्यान रखना है कि ये भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और इस वर्ष 3 बिहारियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। पूरे भारत से कुल मिलाकर 106 व्यक्तियों को ये पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसमें कि पद्म भूषण और पद्मश्री भी शामिल था। लेकिन इन 106 में से बिहार को 3 पद्मश्री मिला। इसके बारे में जानकारी आपको दिया गया था, आई होप कि आपको याद होगा। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा अगला हो जाएगा 35वां प्रश्न। ये प्रश्न कि भारत ने किस देश को हराकर दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ यानी कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 17 चैंपियनशिप खिताब अपने नाम किया है या फिर जीता है। तो इस प्रतियोगिता को शॉर्ट में सैफ कहा जाता है और ये सैफ अंडर 17 की बात करें तो अभी हाल ही में भारत ने किस देश को हराकर अपने नाम का ये प्रश्न बना है। तो राइट आंसर होगा नेपाल को हराकर भारत अभी इसका चैंपियनशिप अपने नाम किया है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा हो जाएगा 36वां प्रश्न कि पिछले साल 2022 में भारत के किस शहर को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है।
2022 में किस शहर को शामिल किया गया था? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बी और सी, यानी कि त्रिशूर, नीलांबूर और वारंगल। और इस लिहाज से इस प्रश्न का राइट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, अर्थात ऑप्शन नंबर ई। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि त्रिशूर किस राज्य का शहर है या फिर ये कहाँ है? तो इस दिशा में आपको ध्यान रखना, आपको जानकारी दे दूं। त्रिशूर की बात करें तो त्रिशूर जो है ये केरल की सांस्कृतिक राजधानी है। जबकि नीलांबूर की बात करें, जो आप यहाँ पर विकल्प नंबर बी में देख रहे हैं, तो नीलांबूर की बात करें तो ये केरल का एक प्रसिद्ध इको टूरिज्म डेस्टिनेशन है। जबकि वहीं पे हम बात करें वारंगल की, तो वारंगल जो शहर है ये तेलंगाना का एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत वाला शहर है। तो 2022 के लिए जो यानी कि यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क लर्निंग सिटीज में जो शामिल हुआ है, ये 2 शहर केरल का है, त्रिशूर और नीलांबूर, जबकि एक है कहाँ का? तेलंगाना का। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर 37वां प्रश्न होगा, लेकिन उससे पहले एक जानकारी ये भी ध्यान रखिए, अब तक इस रिपोर्ट की बात करें तो 76 देशों के 294 शहर इस सूची में शामिल किए जा चुके हैं। चलिए अगला हमारा 37वां प्रश्न है कि सितंबर 2022 में भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर निम्नलिखित में से किसे घोषित किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सितंबर 2022 में जो रिपोर्ट आई थी, इस रिपोर्ट के आधार पर भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया था दार्जिलिंग चिड़ियाघर को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और इस दार्जिलिंग चिड़ियाघर को एक और भी नाम से जाना जाता है, ये नाम यहाँ पर मैं आपको बता दूं, नोट कीजिएगा। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित इस चिड़ियाघर को पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क के भी नाम से जाना जाता है। शॉर्ट में इसे दार्जिलिंग चिड़ियाघर कहा जाता है, जो कि सितंबर 2022 में भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित हुआ। नेक्स्ट 38वां प्रश्न है कि हाल ही में अगस्त 2022 में बिहार के नए उद्योग मंत्री कौन बने हैं? तो अगस्त 2022 में बिहार के नए उद्योग मंत्री बने श्री समीर कुमार महासेठ। आपको याद होगा बिहार में 16 अगस्त 2022 को नया मंत्रिमंडल गठित हुआ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में, और ऐसे में बिहार में जो नया उद्योग मंत्री बना समीर कुमार महासेठ। जबकि इनसे पहले जो बिहार के उद्योग मंत्री थे वे कौन थे? तो शाहनवाज हुसैन। शाहनवाज हुसैन का एक स्टेटमेंट आया था, आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको हालांकि इस सीरीज में बतलाया था कि शाहनवाज हुसैन ने कहा, उनका स्टेटमेंट ये था कि जब मैं दिल्ली से बिहार के लिए रवाना हुआ तो मैं मंत्री था, हवाई जहाज में जब बैठा था उसके बाद मुझे ये अंदाजा नहीं था कि मैं जब जमीन पे उतरूंगा बिहार में उद्योग मंत्री का जो दर्जा है वो मेरे हाथ से छिन जाएगा। यानी कि सरकार यहाँ पे बदल गई थी, ऐसे में नए मंत्रिमंडल का गठन हुआ था और परिणाम स्वरूप श्री समीर कुमार महासेठ को बिहार का नया उद्योग मंत्री बनाया गया था। ये यहाँ से ध्यान रखेगा। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा 39वां प्रश्न है कि हाल ही में किस स्थान पर भिखारियों द्वारा एक अनोखा बैंक खोला गया है? इस तरह के भी प्रश्न हमने देखा कि कई बार एग्जाम में बने हैं, हालांकि ये छोटे लेवल के प्रश्न हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना रहती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है बताएं, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो भिखारियों द्वारा एक अनोखा बैंक खोला गया मुजफ्फरपुर बिहार में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। 40वां प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने स्माइल 75 नामक पहल की शुरुआत की है? बताएं इसका राइट आंसर क्या है? तो स्माइल 75 नामक पहल की शुरुआत अभी हाल ही में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया गया, अर्थात ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आज का ये वीडियो समाप्त होता है। आपने इस वीडियो में यानी कि 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही से हल किया है, ईमानदारी पूर्वक जो कमेंट बॉक्स है वहां पर जाकर अवश्य लिखिए, ताकि मैं भी जान पाऊंगी आपने यहाँ पर कितने प्रश्नों को सही हल किया है। और आप भी अगर आपकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है, आपने यहाँ पर 33 से कम प्रश्नों को हल किया है, तो आपको जरूरत है कि हमारा जो डेली करंट अफेयर्स वाला क्लास चलता है, तो बीपीएससी मेकर के यूट्यूब चैनल के माध्यम से यानी कि इस सीरीज के माध्यम से आप अपनी करंट अफेयर्स की तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। निश्चित तौर पर अगर आप आधा घंटा समय देंगे प्रत्येक दिन, तो यहाँ से बहुत सारी चीजें सीख पाएंगे। करंट अफेयर्स के अतिरिक्त यहाँ पर वैसी चीजें भी शामिल होती है स्टैटिक पोर्शन के, जो एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो निश्चित तौर पर अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं आप बेहतर स्कोर करेंगे एग्जाम में। और जिस कोर्स के बारे में आपको जानकारी दे रहा था, जिसमें आपका टेस्ट सीरीज लॉन्च हुआ है, इस कोर्स की बात करें तो इस कोर्स को आप लोग परचेज कर सकते हैं। इस कोर्स के माध्यम से घर बैठे अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं। इस कोर्स में एक ऑफर है जो कि लिमिटेड पीरियड ऑफर है। ऑफर का लाभ लेने के लिए आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर जब आप 69वीं बीपीएससी वाले कोर्स को परचेज कर रहे होंगे, कूपन कोड आपको अप्लाई करना है BM100 का, जिसके बाद आपको कोर्स में भारी डिस्काउंट मिलेगा और चीजें आपको बेहतर यहाँ पर मिल जाएगी, जिसमें आपका टेस्ट सीरीज आदि इंक्लूडेड है।
तो घर बैठे अपनी तैयारी को एक नई दिशा देने के लिए इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको लगे कि वीडियो से आपकी हेल्प हुई तो जाते जाते वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।